अमीन अपने वालिद साहब के करीब बैठा आंसू बहा रहा था, जो कि बिस्तर मरग पर पड़े कराह रहे थे। उनकी सांसें अखर रही थीं। वो ज़ेर लब कलिमा पढ़ रहे थे। फिर इनकी आवाज़ सुनाई दी और वो वसीयत करते हुए बोले, मेरे बेटे, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अपना हमेशा ख्याल। उनके अल्फाज दरमियान में रह गए और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अमीन की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो जार जार रोने लगा। उसी असना में इस पर गशी सी तारी हो गई और इसे ऊँघ आ गई। तब उसने एक ख्वाब देखा। इसने देखा सूरज, चंद और सितारे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उनके साथ ही एक खूबसूरत आदमी है जो हंस रहा है। फिर अमीन को अपने वालिद नजर आए, जो इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा इनाम है, नेकी का इनाम। अचानक अमीन की आँख खल गई तो इसने खुद को अपने वालिद साहब की मैयत के साथ अकेले पाया। इसने ख्वाब को ज़हन में दोहराया और फिर तजहीज़ व तकफ़न के कामों में लग गया। अब वो इतने बड़े घर में अकेला होकर रह गया था, लिहाजा चंद दिनों के बाद ही इसका जी उकता गया। इसने वो घर बेचा और किसी और शहर की तरफ चल पड़ा। अमीन मिस्कीन सूरत बनाए अपने सफ़र पर रमल दमल था। उस वक्त वो एक बस्ती से गुजर रहा था। अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। वो मंजर देखकर इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने देखा कि दो आदमी कब्रिस्तान से एक मैयत को इसकी कब्र से निकालकर घसीट रहे थे। उसके साथ साथ उनके मुंह से गालियां भी निकल रही थीं। अमीन से रहा ना गया। वो जोर से बोला, अरे अहमक़ू, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। इसकी बात सुनकर दोनों शरीर आदमी उसकी तरफ मुड़े और कहा, दफ़ा हो जाओ मियां, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अमीन ने आगे बढ़ते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, मेरे होते हुए तुम इस मैयत की बेहुरमती नहीं कर सकते। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। फिर उनमें से एक बोला, तुम्हें पता है उसने हमारा कर्ज देना है, क्या तुम वो अदा करोगे? मैं तैयार हूँ। अमीन ने अपने कंधे पर लटके थैले से अशरफीव की थैलियाँ निकालते हुए कहा। ये देखकर दोनों शरीर आदमियों की आँखें चमक उठीं। इन्होंने मुँह मांगी रकम का मुतालबा किया और रकम लेकर चलते बने। अमीन ने उस शख्स की मैयत को दोबारा कब्र में उतारा, ज़मीन बराबर कर दी और वहीं बैठकर इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने लगा। ये नेकी करने के बाद इसका दिल सुकून से भर गया था। अब वो आगे बढ़ गया। इसका गुज़र एक जंगल से हो रहा था। यहीं चारों तरफ घने घने दरख्त थे। अमीन काफ़ी दूर तक रुके बगैर चलता चला गया, यहाँ तक कि वो थक गया और एक जगह ससताने के लिए रुका। इसने दरख्त की टेक लगा ली और आँखें बंद कर लीं। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, भाई कहीं जा रहे हो? अमीन ने चौंक कर आँखें खोलीं और देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसे देखकर अमीन हैरत से उछल पड़ा। ये तो वही नौजवान था जिसे अमीन ने ख्वाब में देखा था। कौन है? अमीन ने फौरन सवाल किया। मेरा नाम आज़म है, मैं भी आपकी तरह मुसाफिर हूँ। अगर हम इकट्ठे सफ़र करें तो सफ़र भी अच्छा कट जाएगा और हम एक दूसरे का ख्याल भी रख सकेंगे। क्या ख्याल है? इसने पर खुलूस लहजे में कहा। जी जी क्यों नहीं, अंधा किया चाहता है, बस दो आँखें, मुझे आपका साथ कबूल है। अमीन ने कहा तो वो नौजवान मुस्कुरा दिया। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक इन्हें एक चीख सुनाई दी। आवाज़ करीब ही से आई थी। इन्होंने चौंक कर देखा तो कुछ फासले पर एक बल्लियाँ गिरी हुई नजर आई। इसने लकड़ियों का गुठा भी उठाया हुआ था जो इस वक्त एक तरफ गिरा हुआ था और वो अपने पाँव को पकड़े चलाए जा रही थी। ये देखकर अमीन इसकी मदद को दौड़ा। आज़म ने भी इसकी पैरवी की थी। किया हवा अम्मा जी, उठी, मैं आपकी मदद करता हूँ। अमीन ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बल्लिया ने उठने की कोशिश की मगर वो उठ ना सकी और फिर पाँव को देखकर बोली, लगता है मेरा पाँव टूट गया है। ओह, अमीन ने के मुंह से निकला। ऐसे में आज़म आगे बढ़ा और कहा, बी अम्मा, मेरे पास एक जादू असर मरहम है जो आपके टूटे हुए पाँव को अभी ठीक कर देगा। लेकिन किया? बल्लिया ने कदरे हैरत से पूछा। लेकिन ये कि मुझे बदले में ये 3 फूल चाहिए, आज़म ने कहा तो अमीन के साथ साथ बल्लिया भी चौंक गई और इसकी निगाह बे-इख्तियार इन 3 फूलों की तरफ उठ गई जो इसकी कमीज की सामने वाली जेब में लगे हुए थे। बेटा, तुमने काफ़ी महंगी और कीमती चीज़ मांग ली है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं ये तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरा पाँव ठीक कर दो। बल्लिया ने कहा तो आज़म मुस्कुरा दिया। उसने अपने थैले से एक डब्बी निकाली और इसमें मौजूद मरहम बल्लिया के पाँव पे लगाया।
मरहम लगाते ही वहां से हल्की हल्की रोशनी सी फूटती नजर आई और फिर बढ़िया के चेहरे पर हैरत फैल गई। उसने अपने पाँव को हिलाया जलाया और फिर वो उठ खड़ी हुई। ये तो कमाल है, इसके मुंह से निकला। इसका पाँव अब बिल्कुल ठीक हो गया था। ऐसे में आज़म ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। बढ़िया इसका मतलब समझ गई और वो तीनों फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। इसके बाद वो अपनी लकड़ियाँ उठाए चल दी और वो दोनों मुसाफिर भी अपना सामान उठाए आगे की तरफ बढ़ गए। अमीन अपने अनोखे हमसफ़र को हैरत से देख रहा था। इसे वो आदमी गैर मामूली लग रहा था। क्या हम ये नेकी किसी मुआवजे के बगैर नहीं कर सकते थे? अमीन ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आज़म खामोश रहा और कोई जवाब ना दिया। वो उसी तरह चलते गए हत्ता कि शाम हो गई। अब उनके सामने एक सराय थी। यहाँ चलते हैं दोस्त, आज़म ने कहा। ठीक है, अमीन ने मुख्तसर सा जवाब दिया और वो सराय में दाखिल होते चले गए। फौरन ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। आज आप देखेंगे एक अजीब वाओ गरीब खेल। ये खेल है जो शीला भड़कीले पतलू का, जिसे पेश करेंगे मुहतरम आकाश साहब। ये ऐलान बार बार दोहराया जा रहा था। अमीन और इसके दोस्त ने खाना खाया और फिर सराय के एक कोने में बने हाल की तरफ बढ़े, जो इस वक्त लोगों से खिच्चा-खच भरा हुआ था। ये सब लोग इन पतलों का तमाशा देखने जुमा थे। स्टेज के पर्दे के सामने इस वक्त दो पतले बेजान अंदाज में पड़े थे। ये कपड़े से बने हुए थे। उनकी सज धज निराली थी, जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की मौसीकी बजना शुरू हो गई और आकाश ने स्टेज के पीछे बैठकर उन पतलों की डोरें मखसूस अंदाज में हिलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बेजान पतलों में जान सी पड़ गई। वो यूं रक्सां हो गए जैसे जीते जागते इंसान रक्स करते हैं। जैसे जैसे मौसीकी तेज हो रही थी, वैसे वैसे रक्स भी तेज हो रहा था। उसी असना में एक अनदौनाक वाक़या हुआ। वो ये कि तमाशा देखने वालों में से एक आदमी का कुत्ता बेकाबू हुआ और सीधा स्टेज पर मौजूद उन पतलों पर झपटा। अगले ही लम्हे एक पतला इसके मुंह में दबा हुआ था। हाल में दबी दबी चीखें उभरीं और मौसीकी भी थम गई। कुत्ते का मालिक भागा भागा स्टेज पर पहुंचा और अपने कुत्ते को डांटने लगा। फिर इसने वो पतला इसके मुंह से निकालकर स्टेज पे रखा और वापस मरने लगा। ऐसे में एक बुलंद आवाज़ आदमी ने इसे ललकार कर रोका और कहा, मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? ये आकाश था, इन पतलों का मालिक। उस वक्त इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माजरत दोस्त, ये भी ज़बान जानवर नुकसान पूरा नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, कुत्ते के मालिक ने कदरे इस्तेज़ाइया लहजे में कहा और फिर एक खंजर निकालकर उसकी तरफ मानी खेज़ अंदाज में इशारा किया। आकाश ये देखकर डर गया और अपनी टूटे फूटे पतले को लेकर स्टेज के पीछे गायब हो गया। अब लोग भी उठकर जाने लगे, गोया मामला रफा दफा हो गया। अमीन, मेरे साथ आओ। अलिफ अज़म ने अमीन के कंधे पे हाथ रखा और स्टेज के पीछे बने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अमीन भी इसके पीछे हो लिया। वो चलते चलते एक कमरे के करीब पहुंच गए। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आज़म ने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर यकलखत खामोशी सी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। उनके सामने आकाश खड़ा था। इसका चेहरा रोने की वजह से सुर्ख सा हो रहा था। जी फरमाइए, इसने इस्तिफसार किया। मैं आपके पतले को ठीक कर सकता हूँ, आज़म ने कहा। वो कैसे? ये अब पहले जैसा नहीं बिन सकेगा। आकाश ने मुंह बनाया और दरवाज़ा बंद करने लगा। रुको, ये पहले से भी बेहतर बनेगा। आज़म मुस्कुराया। मगर कैसे? आकाश ने बेयकीनी के आलम में कहा। मेरे पास जादू है। आज़म भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। और तुम बदले में क्या मुआवजा लोगे? कितने पैसे? आकाश ने उलझन भरे अंदाज में पहलू बदला। कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी ये तलवार चाहिए, और बस। आज़म ने कमरे में झांक कर सामने ही लटकी एक तलवार की तरफ इशारा किया, जो खूब चमक रही थी। ये सुनकर आकाश का चेहरा खल उठा, जैसे ये तलवार इसके लिए अहम ना हो। इसने वो तलवार उठाकर आज़म को पेश कर दी। आज़म ने तलवार ले ली और अपने थैले से वो अजीब मरहम निकाला और आकाश के पतले पर लगाया। इस मरहम के लगते ही इस पतले पे रोशनी सी फैल गई और वो पहले जैसा हो गया, बल्कि इसकी चमक दमक पहले से भी बढ़ चुकी थी। अब लग ही नहीं रहा था कि उसे कभी कुत्ते ने चबाया या भनबूड़ा है। ये देखकर आकाश हैरान रह गया। इधर आज़म ने आकाश को सलाम किया और कमरे से बाहर निकलता चला गया। अमीन भी इसके पीछे था। वो सोच रहा था कि ये आज़म तो पर इसरार आदमी बनता जा रहा है।
वो रात इन्होंने सराय में गुजारी। अगले रोज़ तुलू आफ्ताब के बाद वो अपने रास्ते पर हो लिए और अपना सफ़र शुरू कर दिया। चंद लम्हे बाद ही इन्होंने एक बड़े शहर को अपने सामने पाया। इस शहर की फसीलें बहुत ऊंची थीं। शहर से बाहर एक बहुत बड़ी बतख का मुजस्समा नस्ब था। ये मुजस्समा तो पत्थर का था, मगर इसके पर बहुत खूबसूरत थे और ये पर बिल्कुल असली लग रहे थे। उनकी चमक देखकर इंसान हैरान रह जाता था। वहाँ से गुजरते हुए आज़म ने एक और अजीब काम किया। इसने वो तलवार निकाली और आनन फाना इस बतख के पर काटकर अपने थैले में डाल दे। अमीन ने कुछ पूछना चाहा, मगर आज़म ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वो कंधे उचका कर रह गया। अमीन और आज़म शहर में दाखिल हो गए थे। ये शहर इस लिहाज से बड़ा अजीब व गरीब था कि वहाँ के हर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जिंदगी की खुशियाँ और रौनकें उनके चेहरों से गायब थीं। अमीन दिल ही दिल में कुढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये माजरा किया है। आज़म ने शायद इसकी ये कैफियत महसूस कर ली थी। वो बोला, तुम इस होटल में चलो और कमरा बुक करवा लो। मैं अभी आता हूँ, ज़रा शहर के हालात मालूम कर आऊँ। ठीक है, अमीन ने सर हिलाया। आज़म चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी हुई। अमीन ने इसके चेहरे पर सवालिया नज़रें गाड़ दीं, जैसे कुछ जानना चाहता हो। आज़म ने बताया, इस शहर के बादशाह का नाम रामान है। इसका इकलौता बेटा कारान दुश्मन जादूगर के कब्जे में है। इस जादूगर के जादू की वजह से पूरा शहर बीमार रहता है। यहाँ के हर आदमी के सर में हमेशा दर्द रहता है। ओह, अमीन के मुंह से निकला, अजीब बात और है, क्या तुम सुनना चाहोगे? आज़म ने कहा तो अमीन चौंक पड़ा। वो किया? उसने बेताबी से पूछा। वो ये कि बादशाह का बेटा जो जादूगर के कब्जे में है। वो कब्जा सिर्फ उसके दिमाग पर है। मतलब जादूगर ने बादशाह के बेटे को अगवा नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसके दिमाग पर कब्जा जमाया है। अब कारान इस जादूगर का गुलाम है। आज़म ने नहीं सुनाई। इससे इस शरीर जादूगर का क्या मकसद हो सकता है? अमीन ने हैरत से पूछा। मेरे ख्याल में वो बादशाह के जानशीन यानी इस के बेटे को काबू में करना चाहता है और उसी के जरिए ही वो शहर के लोगों पर जादू के गंदे असरात फैला रहा है। आज़म ने कहा, अजीब, बहुत ही अजीब। लेकिन क्या इसका कोई तोड़ भी है? अमीन ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तोड़ तो है, और उसी तोड़ को करते करते कई अफराद अपनी जान से भी गुजर चुके हैं। आज़म ने होंठ मींचते हुए कहा, कोई ख़तरनाक काम है क्या? कोई तलस्म हफ़त शक्ल कसम का? अमीन ने पूछा। हम ऐसे ही समझ लो जादूगर की तरफ से एक ऐलान है कि जो कोई इसके 3 सवालात के जवाबात दे देगा तो वो इस सल्तनत का वज़ीर होगा, और इसके वज़ीर बनते ही जादूगर अपना जुल्म भी ख़त्म कर देगा। आज़म ने बताया, अच्छा, लेकिन वो किस तरह के सवालात होंगे? अमीन ने सोचते हुए कहा, ये अंदाज़ा नहीं। सवाल होते तो जादूगर की तरफ से ही, लेकिन ये सवाल शहज़ादा कारान पूछता है। यकीनी बात है कि वो जादूगर से हिदायत लेता होगा। आज़म ने ख्याल ज़ाहिर किया। तो क्या ख्याल है, हम किस्मत आजमाई करें? अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, ज़रूर, और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज़म पर इसरार अंदाज में हंसा। मदद कैसे? अमीन ने हैरानी से पूछा। बस तुम देखते जाओ, अभी हम बादशाह के दरबार में जाकर कातबों को अपना नाम और ज़रूरी कवाइफ लिखवा लेते हैं कि हम भी सवालों के जवाबात देंगे। अलिफ अज़म ने कहा। तो अमीन ने सर हिलाकर इसकी तायद की और वो दोनों चल पड़े। आधी रात हो चुकी थी। अमीन गहरी नींद में गिरफ्त था। आज़म भी सोया हुआ था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक आज़म उठ बैठा। इसके होंठों पे एक पर इसरार मुस्कुराहट थी। वो चुपके से उठा। इसने अपना खास थैला उठाया, जिसमें बढ़िया के दिए हुए फूल, वो कीमती तलवार और बतख के पर थे। वो कमरे से बाहर निकलकर जीने की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो छत पर आ चुका था। इसने जल्दी से अपना थैला खोला और इसमें से वो कटे हुए पर निकाले। अब उसने परों को अपने बाजुओं के साथ लगाया और इन्हें मखसूस अंदाज में हरकत दी। अगले ही लम्हे वो पर उसके बाजुओं के साथ मिल चुके थे और अब वो किसी परिंदे के हकीकी परों की तरह नजर आ रहे थे। अगले ही लम्हे आज़म उन जादुई परों के सहारे हवा में महू परवाज था। वो बादशाह के महल के साथ आकर छप गया। कुछ देर बाद महल की एक खिड़की खुली और वहाँ से एक उड़न कालीन बरामद हुआ। इस कालीन पर बादशाह का बेटा शहजादा कारान बैठा था। कालीन उसे उड़ाते हुए एक सिमत में लिए जा रहा था। आज़म ने भी मुनासिब फासले से उसका ताक़ब शुरू कर दिया। कालीन की मंजिल रियासत का शुमाली पहाड़ी सिलसिला थी। वहीं जाकर कालीन रुक गया।
और कारान उतर गया। इसने दाएं बाएं देखा और एक गार में घुसता चला गया। आज़म भी गार के करीब हो गया। इसने सुना अंदर से दो आवाज़ें आ रही थीं। गुलाम हाजिर है आका, क्या बात है? दूसरी आवाज़ आई, जो यकीना जादूगर की थी जबकि पहली कारान की थी। एक अमीन नामी नौजवान ने हमारा चैलेंज कबूल किया है। इसने दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए हैं। और कारान कहते कहते रुक गया। और किया, जादूगर की गसीली आवाज़ सुनाई दी, ये कि इसकी हाथ की पुष्ट पर 2 सितारे नुमा निशानात भी हैं। ये वही निशानी है जो आपने बताई थी। कारान ने कहा, ओह, ये नौजवान हमारे लिए खतरा बन सकता है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस पर खैर का साया है और खैर की रोशनी उसकी मदद कर रही है। जादूगर की तशवीश ज़दा आवाज़ सुनाई दी, तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं इससे क्या सवाल करूं? कारान ने पूछा, तुम इससे पूछना कि वो ये बताए कि तुम उस वक्त क्या सोच रहे हो, और इस वक्त तुम अपने जहन में अपने जूतों के बारे में सोचना। मुझे यकीन है वो नहीं बता पाएगा। जादूगर ने कहा। तो आज़म के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन वापसी की राह ली और होटल पहुंचकर अपने बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह जब अमीन मुकाबले के लिए जाने लगा तो आज़म ने कहा, दोस्त, रात में ने एक ख्वाब देखा है और मैं अक्सर सच्चे ख्वाब ही देखता हूँ। और वो क्या है? अमीन ने पूछा। ख्वाब तुम्हारे मुकाबले के मुतालिक है। ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि बादशाह का बेटा तुमसे पूछेगा कि तुम ये बताओ कि वो उस वक्त किस चीज़ के बारे में सोच रहा है। और याद रखो कि वो अपने जूतों के बारे में सोच रहा होगा। आज़म ने उसे बताया, भला ये भी कोई सवाल है? मुझे तो तुम पे हंसी आ रही है। अमीन ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा और आज़म मुस्कुराने लगा। जब वो महल में पहुंचा तो शहजादे कारान ने सवाल किया, नौजवान, ये बताओ कि मैं इस वक्त किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। इसके ये अल्फाज सुनकर अमीन का दिमाग हैरत की शिद्दत से घूमने लगा। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाया और सुकून आवाज़ में बोला, आप उस वक्त अपने जूतों के बारे में सोच रहे हैं। अमीन का ये जवाब सुनकर शहजादा हैरत से उछल पड़ा और वो गुस्से के आलम में उठ खड़ा हुआ। कातबू, लिखो, ये पहला जवाब दुरुस्त है, कल ये नौजवान दूसरे सवाल का जवाब देने आएगा। कारान की बात सुनकर कातबों पर भी सख्ता तारी हो गया। वो चंद लम्हे तो पत्थर के बुत बने बैठे रहे। इसके बाद वो लिखने लगे। इधर नौजवान अमीन का मारे खुशी के चेहरा लाल हो रहा था। वो खुश खुश होटल में वापस आ गया। अगली रात आज़म ने पहले की तरह कारान का ताक़ब किया और दूसरा सवाल और इसका जवाब भी मालूम कर ली। अगली सुबह उसने अमीन को वो सवाल वाओ जवाब बता दिया कि ये रात मैंने ख्वाब में देखा है। अमीन अब समझ गया था कि आज़म के पास पर इसरार ताकत है, लिहाजा इसने इसका शुक्रिया अदा किया और महल चला आया। थोड़ी देर बाद वो शहजादे के सामने था। हम जवान, ये बताओ, आज मैंने सुबह उठकर किस चीज़ के बारे में सोचा था? कारान ने सवाल किया। जनाब आली, आपने आज सुबह अपने दस्तानों के बारे में सोचा था। अमीन ने एतिमाद से जवाब दिया और शहजादे का रंग उड़ता नजर आया। इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, दुरुस्त जवाब। ये कहकर वो उठकर कमरे में चला गया। सब दरबारी खुश हो रहे थे। तीसरी रात भी आज़म ने कारान का पीछा किया। जादूगर के गार के करीब पहुंचकर वो छप गया। अंदर से बातचीत की आवाज़ आ रही थी, कल आखिरी सवाल है आका। कल अगर उसने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप मेरे आका नहीं रहेंगे, हो ना? इसकी ऐसी की तैसी। कल तुम इससे पूछना कि मैं इस वक्त जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ वो अभी और उसी वक्त मेरे सामने पेश करो, और मैं किस चीज़ का तसव्वुर करूं? कारान ने पूछा। जादूगर ने कहा, मेरे सर का। तो कारान के चेहरे पर खौफ फैल गया। इसने इजाज़त ली और वापस महल की तरफ महू सफ़र हो गया। इधर आज़म हरकत में आ गया। इसने बढ़िया वाले 3 फूल निकालकर अपने जिस्म पर फेरे और जादूगर के सामने आ गया। जादूगर इसे देखकर शैतानी अंदाज में हंसा और कहा, आओ आओ खैर की रोशनी, ताकि मैं तुम्हें अपने अंधेरे गार में धकेल सकूं। ये कहकर उसने अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत दी और आज़म की तरफ हाथों को झटका। इसके हाथ से एक तेज़ रोशनी निकली और आज़म पर पड़ी, मगर आज़म को तो कुछ ना हुआ। ये देखकर जादूगर शशदर रह गया। अब आज़म ने अपनी खास तलवार निकाली और एक ही वार में जादूगर का सर तन से जुदा कर दिया। अब उसने इसका सर एक बड़ी सी बोरी में डाला और वापस होटल में आ गया। सुबह उसने अमीन से कहा कि आज कारान तुमसे कोई चीज़ मांगेगा और वो चीज़ मैंने इस बोरी में रख दी है। वाह अच्छा,
किया मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। आज़म ने सख्ती से मना कर दिया। तो अमीन कंधे उचटका कर रह गया। अमीन बोरी उठाए महल जा पहुँचा। शहजादे कारान ने सवाल किया, नौजवान, आज उस वक्त में जो चीज़ सोच रहा हूँ, इसे अभी और उसी वक्त मेरे हुजूर पेश करो। अमीन कुछ देर हैरत से उसे देखता रहा, फिर इसने वो बोरी इसके सामने अलट दी। अगले ही लम्हे अमीन, शहजादा और सारे दरबारी खौफ के मारे उठ खड़े हुए। उनके सामने जादूगर का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। एन उसी वक्त एक तेज झमाका सा हुआ और चारों सिमत फैल गया। थोड़ी देर बाद घन छटा तो सब ने देखा शहजादा कारान बेहोश था। ओह, शहजादे, किया हवा आपको? कई आवाज़ें उभरीं। फौरन ही शाही तबीब आ गए। इन्होंने शहजादे का मुआयना किया और इसे अद्वियात दी। थोड़ी देर बाद शहजादे की आँख खुल गई। इसने हैरत से दाएं बाएं देखा और कहा, शक्र है खुदाया, अब मेरे दिमाग पर वो बोझ नहीं है। लगता है मैं आज़ाद हो गया हूँ। वो नौजवान अमीन किधर है? इसे फौरन बल्लाओ। शहजादे के हुक्म पर सभी खादिम भागे और अमीन को बल्ला लाए। अमीन को देखकर शहजादे ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, खुश आमदीद हमारे वज़ीर आज़म। ये सुनते ही चारों तरफ शादियाँ बजने लगे। जल्द ही ये बात पूरी सल्तनत में फैल गई। अमीन भागता भागता होटल में पहुंचा और आज़म के कमरे में जा घसा ताकि इसे ये खुशखबरी सुना सके। आगे का मंजर बड़ा ही अजीब था। आज़म बैठा रो रहा था। दोस्त, किया हवा तुम्हें? अमीन ने हैरत और तशवीश से पूछा। कुछ नहीं दोस्त, मैं अब तुमसे जुदा होने लगा हूँ, इसलिए उदास हूँ। अपना ख्याल रखना और हमेशा हमदर्दी और नेकी की सिफात अपनाए रखना। मैं अब चला। अलविदा दोस्त, अलविदा, आज़म ने कहा। और फिर एक अजीब काम हुआ। अमीन ने देखा कि कमरे के एक कोने में इस कब्रिस्तान की तस्वीर नमूदार हुई जहां अमीन ने इस मैयत को दफनाया था। इधर आज़म रोशनी में तब्दील होता जा रहा था और वो रोशनी इस कब्र में दाखिल होती जा रही थी। जैसे ही रोशनी कब्र में दाखिल हुई, एक तेज खुशबू सी फैली और आज़म गायब हो गया। अमीन का मारे हैरत के बुरा हाल था, ताहम वो समझ चुका था कि ये पर इसरार ताकत खैर की ताकत थी जो अल्लाह ताला ने उसकी मदद के लिए भेजी थी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और महल की तरफ चल पड़ा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।